हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहां पर आप स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स की। और इस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने बाइनोमियल थ्योरम की स्टडी की है। मतलब अभी तक हमने पूरे बाइनोमियल थ्योरम को अच्छे से पढ़ लिया है और उसके ऊपर बेस्ड JEE के भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि अगली वीडियो से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आज मैं आपके लिए एक ब्रांड न्यू चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? तो अभी तक हमने जितने भी टाइप के नंबर्स के बारे में पढ़ा है वो सारे नंबर्स क्या थे? एक रियल नंबर्स थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी, तो इसके पीछे हम चलते हैं। सपोज मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x² + 1 इज इक्वल टू 0। अगर x² + 1 इज इक्वल टू 0 है तो x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या होगी? तो हम बोलते चलो ठीक है, हम इसे सॉल्व कर देते हैं। और हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या दिखता है? x² इज इक्वल टू -1। बट हमने अपने पूरे रियल नंबर सिस्टम में ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा कहीं नहीं देखा है कि मुझे कोई एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसका मैं स्क्वायर करूं तो मुझे क्या देगा? -1 देगा। सो अब ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन गई है। ओके, सिमिलरली हमने अपने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया हुआ है। कैसा होता क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा? दैट इज ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। और अगर पूछा गया कि व्हाट इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है जिसका हम यूज़ करते हैं। दैट इज -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं अपना। नाउ सपोज मैंने बोला कि व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर x इफ द इक्वेशन इज x² + 2x + 2। तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने वापस इसी रूट्स वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। चलो अप्लाई करके चेक करते हैं क्या ये हमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू या रियल वैल्यू देता है या नहीं देता है। तो अगर मैं अपनी इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मेरे a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू भी 2 है। पुटअप करेंगे तो -b मतलब -2 ± √b² मतलब 4 - 4ac। तो 4 × 1 × 2 दैट मीन्स 8/2a। तो a की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 2 × a 2 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या पाते हैं? तो हम पाते हैं कि मेरा स्क्वायर रूट -8 नहीं -4 आ जाएगी। ठीक है, नाउ अब ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने जब फंक्शंस पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने हर बार एक बात पे बहुत ही स्ट्रेस दिया था और वो ये बात थी कि स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ना हेयर कम्स इट इज़ नेगेटिव। तो क्या इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है? तो हाँ, हम ये बात बोलेंगे कि रियल वर्ल्ड में या रियल नंबर्स के वर्ल्ड में इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स की सबसे अच्छी ब्यूटी यही होती है कि एवरी क्वेश्चन हैज़ सॉल्यूशन। तो आज हम इसी बात को यूज करते हुए कि हर क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन होता है, आज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एक नया नंबर, एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर और जिसे हम बोलते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड। ठीक है, सो in order to get the solution of this type of equations we are going to introduce a term that is called iota। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? iota। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं? i। सो ये i जो है वो हमें एक इमेजिनरी, जिसके बारे में हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, एक्चुअली में क्या होता है ये हमें नहीं पता, तो हम इसे इमेजिन कर रहे हैं क्या कि हमारे पास एक टर्म है दैट इज i और उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? तो i इज इक्वल टू √(-1). सो यही है वो बेस जिसने हमारी ज़िंदगी में कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, कहने का मतलब i इज इक्वल टू √(-1). ये अगर टर्म हम यूज़ करते हैं
सो फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट मेरे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। तो अब अगर मैं चाहूँ अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने -1 की वैल्यू को आई स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ। और जब मैं इस -1 को आई स्क्वायर से रिप्लेस करूँगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर, दैट मीन्स मेरा सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि अब ये मेरा प्लस और माइनस आई आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँ तो ये क्या हो जाता है मेरा, सो दिस बिकम्स -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म मेरी बन जाएगी 4i स्क्वायर अपॉन 2। क्यों? क्योंकि -1 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, आई स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ। नाउ देयरफॉर दिस इज -2 प्लस माइनस, जब मैं इसे स्क्वायर रूट के बाहर निकालूंगा तो अब ये 2i हो जाएगा अपॉन 2, 2 हर जगह से कैंसिल हो गई। सो -1 प्लस माइनस आई, डिनोमिनेटर का 2 तो कैंसिल हो गया है। सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब वो सारे इक्वेशंस, वो सारे एक्सप्रेशंस जिनका सॉल्यूशन रियल नंबर सिस्टम में हमें नहीं मिला, हम उन सारे इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहाँ पे ढूंढते हैं, तो उन सारे इक्वेशंस का सॉल्यूशन ढूंढते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड में, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हम इस टर्म को याद रखेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कि i इज इक्वल टू √(-1) होता है, देयरफॉर आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -1। ठीक है, सो इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिस भी एक्सप्रेशन में हमें i लगा हुआ दिख जाए, हम क्या समझ लेंगे कि दैट एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर। Therefore, so in general, any complex number can be represented as a plus ib। बहुत सी जगहों में हम इसे a plus bi भी बोलते हैं, तो उससे हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। So z represent a complex number. So z represent a complex number. What is a and b here? तो a is the real part, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, re of z। RE represent the real part of this complex number and B is called imaginary part। क्या बोलते हैं हम इसे, imaginary part of Z। कैसे? तो ये देखो, अभी हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने फाइंड किया है, जो हमें कैसा मिल रहा है, -1 प्लस माइनस आई। अगर मैं देखूँ यहाँ से तो मेरा दो टर्म्स दिख रही है, एक टर्म जिसमें आई नहीं है, एक टर्म जिसमें आई है। सो वो टर्म जिसमें आई नहीं होती है हम उसे बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिस टर्म में आई होती है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट। सो यहाँ से मेरे रियल पार्ट की वैल्यू कितनी है, -1, और कॉम्प्लेक्स पार्ट की वैल्यू कितनी है, तो अगर हम प्लस वाला टर्म कंसिडर करेंगे तो 1 होगा, और माइनस वाला टर्म कंसिडर करेंगे तो -1 होगा। ठीक है, सो इन दिस केस, इस केस में अगर मैं बात करूँ तो a की वैल्यू मेरी -1 आएगी, और b कैन बी प्लस और -1, क्योंकि यहाँ पे प्लस और -1 है। So in general, any complex number can be represented by z is equal to a plus ib, where a is the real part and b is the imaginary part। a और b कैसी भी वैल्यूज हो सकती है, बट वो रियल होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हमने यहाँ पे देख लिया, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये सिर्फ नेगेटिव ही होगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, सिमिलरली b तो हमने दे ही लिया है कि प्लस और माइनस होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं होगा, वो जब भी एग्जिस्ट होगा कब होगा, पेयर में एग्जिस्ट होगा। क्यों? क्योंकि -1 हम हमेशा किसको लेते हैं, आई स्क्वायर को लेते हैं। ओके, तो -1 अगर हम आई स्क्वायर को ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा जब भी आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा, प्लस और माइनस आई के ही फॉर्म में आएगा, क्योंकि हम हमेशा किसी क्वाड्रेटिक टर्म या स्क्वायर वाले टर्म के ही बात कर रहे होंगे जहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम आती है। सो ऑब्वियस सी बात है, आई कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी एग्जिस्ट नहीं हो सकता। जब भी एग्जिस्ट होगा क्या होंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट होंगे। ओके, सो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी अब कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है क्या, हम इसका मीनिंग कैसे समझेंगे। तो ये दो बातें हमको याद रखनी है कि किसी भी जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे i की वैल्यू √(-1) होती है, और यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड करते हैं कि मेरे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ओके, नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, तो हम पावर्स ऑफ आई की बात करते हैं, डिफरेंट पावर्स ऑफ आई की बात करते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आप ये समझ जाएंगे तो JEE के ज़्यादा क्वेश्चंस तो हमको इससे में नहीं मिलते इस कंसेप्ट के ऊपर, लेकिन
कभी कभी मिल भी जाते हैं, लेकिन स्पेशली एनडीए वगैरह का क्वेश्चन अगर आ गया, एनडीए या बाकी किसी भी स्टेट लेवल की हम सीईटी की बात करें, तो वहाँ पे अभी मैं जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ इस पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या है कॉन्सेप्ट, तो समझते हैं इस चीज़ को। सपोज तो हमने एक चीज़ देखी, आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। अगर मैं बोलूँ तो आई रेज टू दी पावर 1 को मैं क्या बोलूँगा, आई बोलूँगा। ठीक है, आई के स्क्वायर को मैं क्या बोलूँगा, तो यहाँ से देखा है हमने, आई स्क्वायर को मैं -1 बोलूँगा। ओके, नाउ व्हाट अबाउट आई क्यूब, तो आई क्यूब कहने का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई होगा। ओके, तो आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, इसका मतलब ये माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, देन आई रेज टू दी पावर 4, और आई रेज टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो आई स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब -1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ओके, ये बात हम नोट कर लेते हैं। थोड़ा और आगे इसके चलते हैं कि आई रेज टू दी पावर 5 क्या होना चाहिए, आई रेज टू दी पावर 5 क्या होना चाहिए। तो आई रेज टू दी पावर 5 इज नथिंग बट आई रेज टू दी पावर 4 इंटू आई, और आई रेज टू दी पावर 4 की वैल्यू 1 है, तो हम इसे आई बोल सकते हैं। वेरी गुड। नाउ आई रेज टू दी पावर 6 की बात करो, तो दैट मीन्स आई रेज टू दी पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, और आई रेज टू दी पावर 4 की वैल्यू 1 है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, इसका मतलब ये आएगा माइनस ऑफ 1। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू -1 में ब्रेक हो जाएगा ये। देन आई रेज टू दी पावर 7 की वैल्यू क्या होगी, तो आई रेज टू दी पावर 7 मीन्स आई रेज टू दी पावर 4 इंटू आई रेज टू दी पावर 3, मतलब ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू माइनस आई क्या आएगा, माइनस आई आएगा। और आई रेज टू दी पावर 8 क्या होगा, तो आई रेज टू दी पावर 4 का स्क्वायर होगा, मीन्स 1 का स्क्वायर होगा, और 1 का स्क्वायर भी 1 आता है। नाउ यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग, क्या मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे आई फिर -1 आया, फिर माइनस आई फिर 1 आया। क्या इस सीक्वेंस को बाद में भी फॉलो किया गया, यस फॉलो किया गया। आई रेज टू दी पावर -1, देन माइनस आई एंड देन 1, तो हम क्या देख रहे हैं, तो इसके आगे भी मैं चलूँगा तो यही सीक्वेंस मेरा कंटिन्यू होता चला जाएगा। दैट मीन्स व्हाट, द 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये किस सीक्वेंस में हमेशा दिखते हैं, तो हमको इस सीक्वेंस में दिखते हैं। तो मैं इसको याद नहीं रखता हूँ, मैं सिर्फ इसको याद रखता हूँ, और ये मान लेता हूँ कि अगर मेरे पावर्स को मैं 4 के फैक्टर में, क्योंकि आई रेज टू द पावर 4 की वैल्यू 1 है, अगर मैं उसे 4 से डिवाइड कर दूँ, दैट कहने का मतलब क्या, कि अगर मैंने पूछ दिया आपसे कि बताओ आई रेज टू द पावर 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ एक बात सोच सकता हूँ कि क्या मैं आई रेज टू द पावर 100 को आई रेज टू द पावर 4 इंटू 25 बोल सकता हूँ, यस। और आई रेज टू द पावर 4 इंटू 25 कहने का मतलब आई रेज टू द पावर 4 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और 1 रेज टू द पावर 25 करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो हमने सिंपली क्या चेक किया, हमने चेक किया उससे 4 को डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर मेरा रिमाइंडर, इस केस में कोई भी रिमाइंडर आया था क्या, नहीं, मेरा रिमाइंडर 0 आया, तो मेरी वैल्यू क्या आई, 1। सिमिलरली अगर मैं आई रेज टू दी पावर 101 की बात करूं तो क्या होगा, तो ये आई रेज टू दी पावर 4 इंटू 25 प्लस 1 लिख सकता हूं। और अभी हमने देखा है कि इस पार्ट की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब है कि 1 इंटू आई रेज टू दी पावर 1 हो जाएगा, सो दिस कम्स आउट टू बी 1। क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या ये सीक्वेंस मेंटेन होती हुई दिख रही है? सो द बेसिक ऑब्जर्वेशन इज दैट इफ अगर हमको किसी भी आई के पावर को कैलकुलेट करना है तो हम सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि हम उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, हम उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद वहाँ पे मुझे जो भी रिमाइंडर मिलेगा तो वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, या तो 0 मिलेगी, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा। 0 1 2 3 0 1 2 3, तो यहाँ से हमारी सीक्वेंस चालू हो जाती है। 0 मिला तो 1, रिमाइंडर 1 मिला तो वैल्यू आई, रिमाइंडर 2 मिला तो वैल्यू -1, रिमाइंडर 3 मिला तो वैल्यू -i होगी। ओके, सो
द फाइनल कंक्लूजन इज आई रेज टू द पावर 4n इज इक्वल टू 1. आई रेज टू द पावर 4n प्लस 1 इज इक्वल टू आई रेज टू द पावर 4n प्लस 2 इज इक्वल टू -1 एंड आई रेज टू द पावर 4n प्लस 3 इज इक्वल टू -i होगा. एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये हमको याद रखना है. ठीक है. तो आई के कोई भी पावर की वैल्यू हमसे पूछ दी जाए तो हम आराम से उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके. या आई का पावर 100 है, 100 की जगह पे 1001 रख लो, 1 2 3 4 रख लो, 20 रख लो, कोई भी पावर रख लो. करना क्या है हमें? उसे 4 से डिवाइड कर देना है. क्या करना है हमें? उसे 4 से डिवाइड कर देना है. 4 से डिवाइड करने के बाद हम क्या चेक करते हैं कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 4n प्लस सम कांस्टेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने वाले हैं. अगर रिमाइंडर 0 आया तो ये वाली केस हो जाएगी, 1 आया तो ये वाली केस, 2 आया तो ये वाली केस और 3 आया तो ये वाली केस. और उसके अकॉर्डिंगली हमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पता है, तो हमको ये वाली वैल्यूज़ को ध्यान में रखना है. लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर हमने इस चीज़ को समझा है तो हम इस बात को भी समझ जाएंगे. ओके. पहली चीज़. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं ये वाले टर्म की बात करूँ आई रेज़ टू द पावर 5, 6, 7 और 8, अगर मैं इन सभी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दूँ? इन सभी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या होगा? तो i इंटू -1 माइनस आई इंटू -i करूँगा, मतलब कि -i इंटू -i का स्क्वायर, मतलब -i² हो जाएगा, और इंटू i. कहने का मतलब जब ये सारे टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ से मैं बात करता हूँ आई रेज़ टू द पावर 5, आई रेज़ टू द पावर 6, आई रेज़ टू द पावर 7 और आई रेज़ टू द पावर 8 की. तो ये मुझे मिलता है i इंटू -1 इंटू -i इंटू 1. जब सारे इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो 2 माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, आई इंटू आई मिल के i² हो गया, तो ये वैल्यू फाइनली -1 आ गई है. -1 इंटू 1 करूँगा तो ये -1 आएगा. ठीक है. ये क्या है? सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई. व्हाट? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई एंड दैट ऑलवेज कम्स आउट टू बी -1. क्या आएगा? ऑलवेज -1 आएगा. एग्जाम्पल क्या है? तो चलो, अगर मैंने बोला कि बताओ आई रेज़ टू द पावर 25, आई रेज़ टू द पावर 26, आई रेज़ टू द पावर 27 और आई रेज़ टू द पावर 28, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा -1. मुझे कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू -1 होता है. यू कैन चेक. आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ पुट करके यहाँ पे चेक कर सकते हो, वो वैल्यू हमेशा वही आएगी. ओके. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं इन सारे को ऐड कर दूँ तो क्या होगा? तो ये +i और ये -i कैंसिल, और ये -1 और ये +1 कैंसिल. दैट मीन्स द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ i इज इक्वल टू व्हाट? 0. दूसरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है यहीं से, कि अगर मैं इसी की जगह पे क्या लगा दूँ? प्लस साइन लगा दूँ. दैट मीन्स किसकी बात कर रहा हूँ मैं? तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूँ. ठीक है. तो मैं बात करना चाहता हूँ आई रेज़ टू द पावर 25 प्लस आई रेज़ टू द पावर 26 प्लस आई रेज़ टू द पावर 27 प्लस आई रेज़ टू द पावर 28 एंड दैट कम्स आउट टू बी 0. ऑलवेज, हमेशा ये क्या आएगा? 0. कहने का मतलब द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा. ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है. इसको आप हमेशा के लिए नोट करके रख लो. क्या? कि द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई इज इक्वल टू 0 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आई इज इक्वल टू -1 होता है. इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 100% यही होगा. ओके. तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी. तो आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो में हम इस पर और डिस्कशन करेंगे.